तो आज के क्लास में हम लोग जो अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, तो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में करने क्या वाले हैं वो समझने के लिए पहले हम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग को समझ लेना। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर नहीं है, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में थ्योरी है जो मैं अलग से बताऊंगा। मैं आज अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग समझाऊंगा और एक दो ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड अकाउंटेंसी में क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग बिजनेस का हिसाब रखने का काम करते हैं एंड दिस इज ए सिस्टमेटिक हिसाब हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल दुकानदार भी जो है बिजनेस का हिसाब रखता है। जैसे हम कोई दुकानदार के पास जाते हैं, हमने उससे कितने रुपए का सामान खरीदा नहीं खरीदा वो पूरा का पूरा लिख के रखता है। अगर हमने उसका पैसा नहीं दिया है तो, और अगर दे दिया है तो वो नहीं लिखना, मतलब कुछ लोग लिखना जरूरी समझते हैं, कुछ लोग नहीं लिखना जरूरी समझते हैं। लेकिन अकाउंटिंग भी, अकाउंटिंग को भी हम या अकाउंटेंसी को भी हम वही बोल सकते हैं कि इट इज जस्ट क्या कि हिसाब रखने का काम है, बट इट इज मोर देन एक्चुअली हिसाब रखने का काम, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज, बहुत सारे स्टेप्स है अकाउंटिंग में जो हम लोग जानेंगे धीरे धीरे करके जब हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो किस सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड किया जाता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, ये सारा चीज अकाउंटिंग में आज के क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन, तो इसमें फोकस करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग पहला टॉपिक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग हम देखेंगे, इसका क्या मीनिंग है। तो ये इक्वेशन है, इसको लिख लो, इसके ऊपर पे लिखना अकाउंटिंग इक्वेशन। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन हम समझ रहे हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ये है, ये इक्वल टू बीच में दिया हुआ है, दैट मीन्स ये इक्वेशन है। एंड इक्वेशन क्या कह रहा है, इक्वेशन कह रहा है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। नाउ ये तीनों टर्म हमारे पास जो है बिल्कुल नया है, कभी एसेट्स नहीं सुना, कभी लाइबिलिटीज नहीं सुना, कभी कैपिटल नहीं सुना। तो अगर इसका मतलब है कि अगर ये तीन टर्म का मीनिंग अगर हम नहीं समझते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी हमको समझ में नहीं आएगा। तो एक एक करके हम तीनों का जो है मीनिंग समझेंगे। डेफिनेशन को पहले लिख लो, डेफिनेशन मैं दे देता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन का ये डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज, यहाँ पर जो चीज है उसी को एक्चुअली वर्ड्स में लिखा गया है। इट सिग्निफाइज व्हाट, दैट एसेट्स, ये रहा एसेट्स। ठीक है, एसेट्स, यहाँ पे भी ये एसेट्स लिखा हुआ है मैंने, ऑफ बिजनेस। ठीक है, एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल कैपिटल, सी ये कैपिटल लिया हुआ है, एंड लाइबिलिटी। ठीक है, टोटल कैपिटल, तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाए, 1 मार्क्स डेफिनेशन अगर आए तो ये लिखना होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट assets of business are always equal to total capital and liabilities। बुक में बहुत कुछ लिखा होगा, बट जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग और डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, अगर ये कोई लिख के आ जाता है, ये वाला स्टेटमेंट भी अगर कोई लिख के आ जाता है, 1 मार्क्स अगर क्वेश्चन है तो डेफिनेटली उसको 1 मार्क्स मिल जाएगा। या फिर ये डेफिनेशन लिख दिया, अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज that the assets of a business are always equal to total capital and liabilities, and नीचे इसका इक्वेशन दिखा दिया, that is assets equal to liabilities plus capital, तो भी मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन को नोट कर, ये मीनिंग हो गया। नाउ इसमें जो तीन टर्म है एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। अल्टीमेटली धीरे धीरे हम लोग को इक्वेशन क्लियर हो जाएगा। एक क्लास में कोई चीज क्लियर होता नहीं है, हाँ इसके बाद जब इसका न्यूमेरिकल सम्स वगैरह करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज जो है बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। ये आज स्टार्ट किया हमने एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और तुमने कॉमर्स लिया हुआ है, इसके साथ जिंदगी भर जीना अगर कॉमर्स लिया तो, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो एक एक करके इसका मीनिंग समझते हैं कि एसेट्स का क्या मीनिंग है, लाइबिलिटीज का क्या मीनिंग है। पहला, मीनिंग ऑफ एसेट्स। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो, एज पर प्रोफेसर आर एन एंथनी, एसेट्स क्या है, पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, घर की चीजों से रिलेट कर सकते हैं इसको। एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, क्या कहा जा रहा है, एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस। ठीक है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस विच आर एक्वायर्ड, क्यों खरीदा जाता है, एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। ठीक है, कुछ मनी वैल्यू से उसको खरीदा जाता है, एंड इसको खरीदने का पर्पस क्या होता है, टू जनरेट रेवेन्यू। अगर बिजनेस में हम लोग खरीद रहे हैं तो इसका पर्पस होता है टू जनरेट रेवेन्यू। ना ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, कुछ एक दो लाइन मगअप करके लिखना होगा, तो ये डेफिनेशन मैंने दे दिया, लेकिन इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझेंगे, एसेट्स एक्चुअली क्या है। हमारे घर पे देखो टीवी है, हमारे घर पे देखो रेफ्रिजरेटर है, हमारे घर पे एसी है, हमारे घर पे सोफा है,
ये सब जो है घर का एसेट्स है। हम इसको क्यों यूज करते हैं घर में? इससे हम लोग को रेवेन्यू अर्न करने का जरूरत नहीं होता है, इसको हम लोग घर पे यूज करते हैं किस लिए? हमारा सुविधा के लिए, है ना, ओन कंफर्ट, हमारे ओन कंफर्ट के लिए। तो ये इस तरह का जो सामान है जो हमारा हमको कंफर्ट दे रहा है हमारे घर पे, या फिर जो हमारा स्टेटस बढ़ाता है, दोज आर आवर एसेट, वो घर का एसेट। इन हिंदी वर्ड अगर मैं बोलूँ, संपत्ति। ठीक है। तो उसी तरह से हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ एसेट्स या संपत्ति होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ये सब भी आपका वैल्यूएबल रिसोर्सेज ही है घर में। टीवी कोई कोई पत्थर से नहीं तोड़ेगा क्योंकि ये वैल्यूएबल रिसोर्स है, डांट पड़ेगी। रेफ्रिजरेटर वैल्यूएबल रिसोर्स है, एसी वैल्यूएबल रिसोर्स है, सोफा, ये कुछ एग्जांपल दिया मैंने, फर्नीचर हो सकता है। आप जिस लैपटॉप से क्लास कर रहे हैं वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, जिस मोबाइल से क्लास कर रहे हैं वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। तो जिस तरह से हमारे घर पे वैल्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, उसी तरह से कंपनी में भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। कंपनी छोड़ो, एक सिंपल दुकान में भी अगर जाओगे तो वहां पर भी तुमको अलमारी, कुर्सी, टेबल, चेयर दिखाई देगा, वो उनका वैल्यूएबल रिसोर्स हो गया। अब वो क्यों यूज कर रहे हैं वहां पे? जैसे हम इसको घर पे यूज करें हमारे खुद के कंफर्ट के लिए, लेकिन बिजनेस में या कंपनी में जो वैल्यूएबल रिसोर्स होता है उनको क्यों यूज किया जाता है? टू जनरेट रेवेन्यू। उनको यूज करके हम कमाना चाहते हैं। जो बिजनेस ओनर है उन एसेट्स को यूज करके क्या करना चाहते हैं? रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। और उसको खरीदने के लिए, जैसे हमको ये चीज खरीदने के लिए कुछ ना कुछ मनी वैल्यू या मनी कॉस्ट पे करना पड़ता है, तो वो चीज भी जो बिजनेस में जो एसेट्स होते हैं उनको भी खरीदने के लिए कुछ ना कुछ मनी कॉस्ट जो है बियर करना पड़ता है। तो आई होप जो एसेट्स का मीनिंग है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। एसेट्स आर जस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस, acquired at a measurable money cost, and इसका पर्पस क्या होता है? दिस आर यूज्ड बाय द बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू। अभी देखो एग्जांपल दिया हुआ है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड इज एसेट, कैश एट बैंक ये भी एसेट है, कंप्यूटर अगर कंपनी में है, ऑफिस में, तो दैट इज एसेट, बिल्डिंग एक्सेट्रा, लैंड, प्लांट एंड बहुत सारे ऐसे एसेट है। अब आगे जब न्यूमेरिकल्स करोगे या अकाउंटेंसी करोगे तो समझ में आना। तो ये दिस आर जस्ट सम ऑफ द एग्जांपल। जब डेफिनेशन अगर आपको पूछा जाएगा, एसिड्स के जो है कई कैटेगरीज होते हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। वो जब चैप्टर 1 और 2 का लेक्चर आपको मिलेगा उसमें मिल जाएगा एसेट्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन कि उसमें क्या क्या कैटेगरीज है। बट सिंपल मीनिंग यही है, एसेट्स क्या है? हमारा वैल्यूएबल रिसोर्स है। लाइक मैं जैसे आपको लोगों को सर्विस दे रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मेरे यहाँ पे ऑफिस में टेबल है, मेरे यहाँ पे लैपटॉप है, मेरे यहाँ पे कंप्यूटर है, ये सब मेरा वैल्यूएबल रिसोर्स हो गया जिसको यूज करके आई एम अर्निंग समथिंग, मैं इसको रेवेन्यू जनरेट कर। ठीक है। घर पे जो वैल्यूएबल रिसोर्स है हम उसको रेवेन्यू जनरेट के लिए यूज तो नहीं कर सकते, बट वो एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ताकि उसको मैं समझा पाऊँ कि क्या है एसेट। देखो टीवी जो है, कई सारे तुम लोग ने अगर नर्सिंग होम वगैरह विजिट करे होगे तो टीवी वहां पर भी दिखता है। तो टीवी उस समय क्या है? उनका वैल्यूएबल रिसोर्स हो गया जिसके जरिए वो रेवेन्यू जनरेट में कहीं ना कहीं हेल्प हो रहा है। कैसे हेल्प हो रहा है? वो टीवी दिखा के उनको वेट कराते हैं पेशेंट्स को, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं। उस तरह से रेफ्रिजरेटर अगर किसी नर्सिंग होम में है तो वो फिर वैल्यूएबल रिसोर्स हो गया, एसेट्स आ गया उनका, लाइक दैट। ठीक है। तो आई होप जो एसेट्स का मीनिंग है वो क्लियर हुआ। मैं लाइबिलिटीज का भी मीनिंग बता देता हूँ, फिर कैपिटल का भी मीनिंग बता देता हूँ। मैं उसके बाद डाउट्स लूंगा, तो अपना अपना डाउट्स लिख के रखना। ठीक है। तो ये मीनिंग ऑफ एसेट्स हो गया। देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि लाइबिलिटीज का क्या मीनिंग है एंड कैपिटल का क्या मीनिंग है, एक एक करके देखते हैं। नाउ कम्स लाइबिलिटी। डेफिनेशन देखो बहुत छोटा रखा है मैंने ताकि आप लोगों को एक बार में याद हो जाए। इट रेफर्स to the amount which the firm owes to outsider. Now all the definition, पूरा का पूरा definition का meaning है वो actually इसी में छुपा हुआ है। बाकी सब तो words हमको लगाना पड़ा थोड़ा definition को बड़ा बनाने के लिए। So it refers to the amount which the firm owes to outsider except the amount owed to proprietor. ठीक है। तो लाइबिलिटीज का मीनिंग क्या है? लाइबिलिटीज मतलब होता है वो सब पेमेंट, अमाउंट मीन्स वो सब पेमेंट जो फर्म को, फर्म मीन्स क्या होता है? फर्म मीन्स होता है कंपनी। जो कंपनी या बिजनेस बोल सकते हैं, जो कंपनी या बिजनेस को किसको देना पड़ता है? आउटसाइडर को देना पड़ता है। ओज मतलब उनको देना, वो बाकी है, उनको देना पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि सप्लाई ले लिया, सप्लाई ऑफ गुड्स ले लिया, बट उसका पेमेंट नहीं किया, सप्लाई विदाउट पेमेंट। अभी इसका पेमेंट नहीं किया, लेकिन बाद में इन फ्यूचर तो करना पड़ेगा ना। तो इन फ्यूचर ये पेमेंट करना पड़ेगा, दैट मीन्स कंपनी ओज टू आउट, ये सप्लायर्स कौन है? आउटसाइडर्स है। तो ये बाद में जो भी पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी अनपेड सर्विसेज, मतलब जो भी सामान हमने लिए हुए हैं आउटसाइडर से, जो भी सर्विसेज हमने लिए हुए हैं आउटसाइडर से, और अगर उसका पेमेंट हमने ऑन द स्पॉट नहीं किया,
तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज बन जाता है। ठीक है, जैसे बिजनेस करने के लिए कोई लोन लेता है, सपोज ए एक पर्सन है, उसने बिजनेस करने के लिए क्या ले रखा है, उसने बिजनेस करने के लिए लोन ले रखा है, तो ये लोन उसने अभी लिया है और पेमेंट करेगा वो बाद में। ठीक है, किससे लिया है उसने, सी से लिया है, सी को वो बाद में पेमेंट करेगा, तो सी को ये जो पेमेंट करना पड़ेगा उसको, तो ये उसका बन जाता है लाइबिलिटी। ये जो लोन है ये क्या बन जाएगा, इसका लाइबिलिटी। उसके बाद मान लो इसने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद डी से जो है ये ब्रेड बनाना चाहता है, अपना कंपनी में टोस्ट बनाना चाहता है, तो डी से उसने क्या लिया है, डी से उसने सप्लाई लिया, किसका, आटे का सप्लाई या मैदे का सप्लाई लिया, और इसने पेमेंट नहीं किया, तो बाद में बोला कि मैं तेरे को बाद में पेमेंट कर दूंगा। तो ये बाद में पेमेंट करने का जितना भी चीज होता है ना, वो लाइबिलिटीज में आ जाता है। तो ऐसे बहुत तरीके के पेमेंट जो है कंपनी को ड्यू रखना पड़ता है एंड बाद में पेमेंट करना पड़ता है, तो वो सारा का सारा पेमेंट जो है कंपनी का लाइबिलिटीज में आ जाता है। ठीक है, तो ये वो हो गया ओस्टो आउटसाइडर। और यहाँ पर बोला है एक्सेप्ट द अमाउंट ओड टू प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर्स मतलब क्या होते हैं, प्रोप्राइटर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स ऑफ द बिजनेस। तो बोला जो जो पैसा प्रोप्राइटर्स का है वो लाइबिलिटीज में नहीं आएगा। जैसे मान लो ये एक प्रोप्राइटर है एंड ये इसका बिजनेस है, दोनों को अलग यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, तो ये प्रोप्राइटर बिजनेस में ऑब्वियसली पैसा लगाएगा, तो ये जो पैसा लगा रहा है इसको लाइबिलिटी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाँ, आउटसाइडर का, जैसे ये सी हो गया, सी से लोन लिया, सी का पैसा लगा, तो ये जो होगा लाइबिलिटीज में कंसिडर किया जाएगा। इसका पैसा को लाइबिलिटी में कंसिडर, ओनर का पैसा को लाइबिलिटी में कंसिडर नहीं किया जाएगा, इस चीज में ध्यान रखना। ठीक है, ओनर का पैसा कैपिटल का पार्ट होता है, लाइबिलिटीज का नहीं होता है। जब कैपिटल पढ़ेंगे तो ये समझ में। तो लाइबिलिटीज का एग्जांपल क्या हो सकता है, अमाउंट ओड टू सप्लायर्स, जो अभी भी बताया। सप्लायर्स को हम क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं। जो सप्लायर्स है जिनको हमको पैसा देना है उनको इन अकाउंटिंग वर्ड इनको क्या कहा जाता है, क्रेडिटर्स कहा जाता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब है, आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब है कि जिनको काम कराया है और उनको पैसा नहीं दिया है ना, पैसा नहीं दिया है तो वो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हो जाता है ड्यू। तो ड्यू वेजेस अगर है, ड्यू सैलरी अगर है, उस तरह से आउटस्टैंडिंग बिल, बिल कुछ भी हो सकता है, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड एक्स वाई जेड, कुछ भी बिल हो सकता है। एनीथिंग विच इज ड्यू और उसको बाद में पे करेगा कंपनी, वो लाइबिलिटी के अंदर में आ जाता है। एकदम सिंपल वर्ड में, जो पैसा पेमेंट करना कंपनी के लिए ड्यू है और कंपनी उसको बाद में पेमेंट करना चाहता है, वो आ जाएगा उनके लाइबिलिटीज के अंडर पे। तो एसेट्स हमने देखा, एसेट्स क्या है, कंपनी का वैल्यूएबल रिसोर्सेस है, जिसको वो पैसा देके खरीदते हैं एंड उसको यूज करके वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एंड लाइबिलिटीज क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गया वो सारे पेमेंट जो कंपनी को बाद में करना है, दैट मीन्स उनके उनका ड्यू है एंड वो बाद में करेंगे, तो वो सारा उनका लाइबिलिटीज में आता है। ठीक है, एंड थर्ड चीज हम देख लेते हैं कि कैपिटल क्या है। कैपिटल, मीनिंग ऑफ कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। अभी अभी मैंने बताया था ना, जो प्रोप्राइटर का पैसा है वो कैपिटल में आता है, तो वही है। प्रोप्राइटर में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे कि मान लो रोहित एक शॉप खोल रहा है, ठीक है, कैफे खोल रहा है कॉफी का, तो कॉफी का कैफे खोलने के लिए वो क्या सामने का उसको शोकेस चाहिए होगा, दो है ना, उसके बाद अलमारी वगैरह चाहिए होगा, उसके बाद ये शॉप भी उसको बनाना है, तो ये सब बनाने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, उसको चाहिए होगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ मनी हो सकता है, मतलब कैश, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स भी वो हो सकता है, या इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स भी हो सकता है। तो जो भी चीज हम लोग अपना बिजनेस में लगा रहे हैं एज अ प्रोप्राइटर, वो कैपिटल हो जाता है हमारा। ठीक है, जितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो पैसा वो जो है क्या होता है कि हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं सिर्फ पैसा लेके रास्ता में खड़े हो जाएंगे, नहीं होगा। हमको पैसा के साथ साथ सामान, सामान के साथ साथ कुछ वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी चाहिए, तो इसीलिए ये सारा चीज जिससे बिजनेस हम चलाते हैं ऑल टुगेदर हमारा कैपिटल कहलाता है। और ये चीज कौन लगाता है, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक, बिजनेस का मालिक, दैट इज ओनर ऑफ द बिजनेस, एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हो। ठीक है, देखो अमाउंट इन कितना सिंपल डेफिनेशन है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। ठीक है, ये क्या होता है, कैपिटल हो जाता है। लाइक अच्छा, ये एग्जांपल इसको इग्नोर करना, ये क्रेडिटर्स का एग्जांपल को यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। एग्जांपल में इसका यही लिखोगे, कैश इन्वेस्टेड, फर्नीचर परचेज, ये सब। ठीक है, ये एग्जांपल इसका नहीं होगा, ये गलती से क्रेडिटर्स का ही जो एग्जांपल है उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये तीन मीनिंग था। अभी फिर से देखो क्या था, जो इक्वेशन था वो था एसेट इज इक्वल टू कैपिटल
प्लस लाइबिलिटीज, मतलब ये मीनिंग तो हमने सबका अलग अलग समझ लिया। एसेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज, कैपिटल जो पैसा लगाया हुआ है किसने, प्रोप्राइटर ने, लाइबिलिटीज जो फर्म को आउटसाइडर को पैसा पे करना पड़ेगा वो आउटसाइड वो लाइबिलिटीज हो जाता है। तो ये इक्वेशन जो है किसी भी बिजनेस में हमेशा सेटिस्फाई होगा। बिजनेस में किसी भी गिवन पॉइंट में जो एसेट्स है वो हमेशा उसका कैपिटल एंड लाइबिलिटीज का जो वैल्यू है उसके बराबर एवरी टाइम होगा। यही है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। एंड आगे के क्लास में मैं आपको ट्रांजैक्शन के साथ भी समझाऊंगा। ट्रांजैक्शन वर्ड में बार बार यूज करो। ट्रांजैक्शन एक्चुअली क्या है? ट्रांजैक्शन कोई भी लेन देन का एक प्रक्रिया होता है। लेन देन मतलब कि मैंने कोई मैं अपना एक कंपनी चला रहा हूँ और मैंने कुछ रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। ये ट्रांजैक्शन के जरिए क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस एसेट्स लायबिलिटीज या कैपिटल में एनी टाइम बिजनेस में आते रहते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होगा एसेट्स लायबिलिटीज या कैपिटल में बिजनेस। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन क्या है एंड कैसे उससे हम एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इस चीज को बना सकते हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, आज का मतलब क्लास का टाइम खत्म हो गया है। तो डाउट्स क्या है, मैं जितना अभी पढ़ा है उसका डाउट्स ले लेता हूँ एंड उसके बाद क्लास। ठीक है।